लोग बीपीएससी टीआरई 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के तैयारी के लिए टीआरई 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टीआरई 4 में कैसा क्वेश्चन आएगा हमको टीआरई 3 से या उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो पैटर्न है, उस पैटर्न से हमको मालूम पड़ेगा और आगे की तैयारी हम उसी पैटर्न पर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हुए कड़ी को हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं कि एक शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, तो आगे पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की दर 5% पर एनम है, तो उसी शहर की जनसंख्या 2 साल बाद होगी। ये वर्तमान का है, जो वृद्धि दर है वो 5% है और 2 साल के बाद बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न में जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे, अगर घटेगा तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। ठीक है, कैसे वृद्धि हो रही है? 5% जनसंख्या वृद्धि दर हो रहा है प्रत्येक साल। ठीक है, पर एनम। 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? 2 साल के बाद देखिए हम लोग मिश्रण का फॉर्मूला क्या जानते हैं? ए बराबर पी 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से निकालिए, पुट कीजिए वैल्यू, सभी का वैल्यू पुट कीजिए। 1 आर है 5 बाय 100 पर पावर 2, यहाँ से कट जाएगा, 20 होगा। आप इसको लिखिएगा 20, यहाँ पे एलसीएम आएगा तो ऊपर हो जाएगा 21/20, और चूंकि पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखना है। इसको आप कैंसिल कीजिएगा, 0 0, 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एक 4, 441 गुने 21 21 हो जाएगा 441। ठीक है, इसको आप गुना करके आंसर निकालिए, गुना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग देखें, या शॉर्ट फॉर्म या इसका मतलब कंसेप्ट समझे कि क्या बोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि पहला साल आपका कितना बढ़ गया? 5% की दर से बढ़ रहा है, तो जनसंख्या आपका 105 हो जाएगा, 105। ठीक है, मतलब प्रतिशत। फिर से ये क्या कर रहा है? अगला साल फिर 5% बढ़ेगा, फिर इसी का 105% हो जाएगा। यानी इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 105/100 और 105/100 लिखेंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे 21/20, 21/20, 21/20, तो यही मीनिंग यहाँ से भी निकलता है। क्या हुआ कि पहला जो था मेरा, पहला साल में 5% बढ़ के वो कितना जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये टोटल पुनः फिर एक बार बढ़ा 5%, अगला तो दूसरा साल में फिर 105% हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कंसेप्ट को, और वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको आप गुना कीजिएगा, तो गुना करके आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसको आप 400 प्लस 41 लिखिएगा, 400 प्लस 41 लिखिएगा। जितना इसमें समय दीजिएगा हमको तो लग रहा है कि गुना करके ही निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करके आप देख करके आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे भी आप, क्योंकि यहाँ बीपीएससी है, इसमें 5 ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन देख करके भी आप इसका टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक और एक, क्योंकि दोनों का इकाई है, मतलब इकाई अंक 1 है, इसलिए इसका गुणनफल जब भी आएगा तो इकाई एक आएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में इकाई अंक 1 है। अगर ऑप्शन इस तरह का रहता, 4 ऑप्शन रहता जिसमें इकाई का अंक हम 1 देखते तो वहाँ पर हम टिक करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर लिख दिया है 1 इस सी नंबर ऑप्शन में, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो, इसलिए इसको गुना करके ही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसको हम तोड़े अभी, तो इसको जैसे 4 चौक 16, 2 0, फिर इसको गुना कीजिएगा,
4 का 4, 4 चौक 16, 2 जीरो आ जाएगा। फिर इससे गुना कीजिएगा तो फिर उतना ही आएगा, ठीक है। अब फिर 41 और 41 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1681, ठीक है। अब सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी आपका साधारण ब्याज से संबंधित है कि 4.5 साल बाद एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 तो ब्याज का दर है, यानी समय जो है टी जो दिया हुआ है वो 4.5, ठीक है। अब कोई धनराशि है, ब्याज जो होता है वो ब्याज बराबर है 9/10, यानी धनराशि का 9/10, ठीक है। तो जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो इस पर गौर कीजिएगा। क्या लिखा, ब्याज क्या है, धनराशि का 9/10, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, धनराशि जो होता है उसको हम लोग 10 मानते हैं, जो नीचे दिया हुआ रहता है उसको 10 मानते हैं। और तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, कह रहा है कि धनराशि का 10/9, यानी 10 में 9, ठीक है। ब्याज क्या है, धनराशि का 9/10 है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक, 9/10 है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, अगर नीचे का अगर हम लोग धनराशि मान लिए तो यही तो कह रहा है कि 10 अगर 10 का 9, यानी 10 है तो ब्याज 9 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समय आपको इतना है, धनराशि इतना है, ब्याज इतना है, तो दर बराबर निकालिए। दर बराबर क्या फॉर्मूला है, ब्याज गुने 100 बटा धनराशि गुना समय, ठीक है। तो इसको जीरो कीजिएगा, इसका उड़ जाएगा, ठीक है। 9×5=45, 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 20, यानी आपका 20% वार्षिक यहाँ से आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग इजीली बना। आगे प्रश्न है कि 2 पुरुष और 3 बालक मिलकर एक काम को 6 दिन में और 8 पुरुष और 5 बालक 2 दिन में पूरा करते हैं, तो पुरुष और बालक के कार्य अनुपात है। देखिए, ये हम लोग एमडीएच फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एमडीएच, एमडीएच, एमडीएच1, 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 2 2 2। और अगर इसमें वर्क भी ऐड रहे तो इसको वर्क से डिवाइड होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एमडीएच का फॉर्मूला होता है, एमडीएच मसाला खाते हैं आप, एमडीएच का आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। देखिए, यानी एम मतलब हो गया मैन पावर, डी मतलब हो गया दिन, एच हो गया घंटा यानी आवर, कितना समय वो काम किया, और डब्ल्यू मतलब कितना काम किया, ठीक है। तो 2 कंडीशन दिया हुआ रहेगा, दोनों में से कोई एक मिसिंग रहेगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग इसको सॉल्व करके उस मिसिंग को हम लोग यहाँ से निकालेंगे और वही मेरा आंसर भी होगा, और जनरली वही पूछा भी जाता है। तो चलिए, इसमें क्या पूछा कि 2 पुरुष उसको मैन मान लेते हैं, 3 बालक 3 बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पुरुष और बालक का अनुपात निकालने बोल रहा है, यानी एम अनुपात बी निकालने बोल रहा है। अगर हम एम और बी मान लिए, ठीक है। ये है कितना, मैन पावर है मेरा, एम हो गया, मिलकर एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं। देखिए दिन यहाँ दिया हुआ है 6, अगर घंटा भी रहता तो फिर गुना करते घंटा से, ठीक है। मिलकर एक काम को कर रहे थे, एक काम, अगर नीचे रहता 2 काम 3 काम जो भी रहता तो नीचे लिखते एक है। फिर उसी तरह लिख रहा है आगे कि 8 पुरुष और 5 बालक 2 दिन में पूरा करते हैं उसी काम को, 8 मैन प्लस 5 बॉयज जो है इसको 2 दिन में पूरा करता है उसी काम को, ठीक है। तो कोई भी काम है उसी काम है, मान लेते हैं बहुत, कोई भी काम है, जितना भी काम है एक ही काम को कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, इसलिए नीचे एक भी लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और एम और बी का अनुपात निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका कट जाएगा 3, इसको अंदर गुना कीजिएगा तो 6m, यहाँ से 9b, ये तो कुछ नहीं बचा, इधर ही जो अंदर में वही बच जाएगा आपका। m को इधर लाइए, 8m, इधर से 5b है आपका, और 9b ले जाइए, यहाँ से आपका हो गया -2m, यहाँ से -4b, फिर से कैंसिल कीजिएगा तो m बराबर हो जाएगा 2b, तो इसलिए
m अनुपात b कितना हो जाएगा, 2:1, यानी b को इधर नीचे लेते आइएगा तो उधर 2 बचेगा ना, ठीक है। कहने का मतलब है m/b करेंगे तो 2/1 होगा ना, इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2:1। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रमिति से आयतन से संबंधित है। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है और ऊंचाई समान है, तो आयतन का अनुपात है। तो ये सबसे पहले इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो भाई लिख देते हैं हम, आपको याद रखिए इसको, शंकु का आयतन, आयतन ही पूछा है ना, हाँ। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर है त्रिज्या, मतलब उसका आधार का, या फिर उसको क्या बोले, हाँ क्योंकि आधार ही बोल सकते हैं, शंकु जनरली हम लोग का इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका आधार का ये त्रिज्या है, ठीक है, और एच है इसका आपका ऊंचाई, ठीक। आगे फिर क्या दिया हुआ, एक बेलन, बेलन का आयतन ये आपको फिर याद रखना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन और ये दोनों एक जैसा सिमिलर है, सिर्फ ये 1/3 नहीं होगा, क्योंकि बेलन मेरा इस तरह का होता है ना, ये त्रिज्या हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आगे आपको दिया हुआ है क्या चीज का, अर्धगोला का, है ना, अर्धगोला का। आप गोला का याद रखिएगा तो अर्धगोला का आधा कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो गोला का आयतन, गोला का आयतन जो होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोला है, बॉल है, ठीक है। इसका जो बाहरी दूरी होगा केंद्र से, उसी को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो इसमें अनुपात निकालने बोल रहे हैं, शंकु का, अर्धगोला का और बेलन का, ठीक है। तो चलिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आगे अर्धगोला है, अर्धगोला है, इसका मतलब 2 से भाग करेंगे तो 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब, और आयतन बेलन का है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर ये थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना होगा कि आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ भी रहना चाहिए, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आर बचेगा, ठीक है। तो यही जिसमें हम लोग देखिए यहाँ 2 वेरिएबल्स था, मतलब आर और एस था, 2 इसका बीमारी थी, त्रिज्या और ऊंचाई, यहाँ पर सिर्फ एक त्रिज्या दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो, ठीक है, लेकिन इसको क्यों ऐसा किए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो एक बार और हम देखिए, ये अर्धगोला दिया हुआ है, अर्धगोला है, ठीक है, यानी इस तरह का है, ये त्रिज्या है, तो इसकी ऊंचाई आपका आर ही होगा, है ना, क्योंकि जैसे कटोरी है, कटोरी को अगर इस तरह से रखिएगा तो ऊंचाई इसका जो है यहाँ से यहाँ तक ही होगा, इसलिए हम लोग आर को यहाँ पर आर बराबर एच भी वही है, क्योंकि यहाँ से वही त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि गोलाकार है, हर एक दिशा में वही होगा, ठीक है। तो एक आर को हम लोग यहाँ पर एच लिख दिए थे ताकि हम लोग को अनुपात निकालने में इजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से आपका ये बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि 10% की दर से रुपया 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज दर रुपया 210 बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या कितना होगा। यानी यहाँ पर आपका दर दिया हुआ है 10%, धन आपका दिया हुआ है 1000 रुपया और ब्याज दिया हुआ है 210 रुपया, ठीक है। तो समय यानी टी का मांग किया जा रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, यानी सी आई बराबर क्या होता है, पी 1 प्लस r/100 पर पावर n-1, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और वहां से n का मान आप निकाल के रखिएगा, हो जाएगा। ये देखिए 210, p का मान है 1000, 1 r का मान है 10/100। अब क्या है, इसको एलसीएम लीजिएगा, 21 प्लस 110/100 आ जाएगा, और इधर 11 का 10 और यही है, ठीक है। इसको देखिए 121/10 लिखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप,
11/10 पर पावर 2 करने इस तरह हो ही जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़िएगा तो बेस जो है ये बराबर होना ही होना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, इस तरह का होगा ही होगा, नहीं होगा फिर आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब देखिए बेस बराबर हो गया, इसलिए जो पावर होता है वो मेरा बराबर होता है, n बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, तो इसमें आंसर आपका बी नंबर है, ठीक है, ये बी नंबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाइएगा उतना ही जल्दी आप आंसर तक पहुंचिएगा और आपका समय भी बचेगा। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 10 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? एक कोई बहुभुज है, नियमित बहुभुज, यानी उसकी भुजाएं जो है बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें एक नियमित बहुभुज है, कोई भी हो सकता है, उसका भुजाओं की संख्या निकालने बोल रहा है, और कंडीशन दिया हुआ है कि बाह्य कोण है, हम बाह्य कोण त्रिभुज से समझ पाएंगे क्लियर। जैसे कि ये बाह्य कोण हो गया, ठीक है, ये बाह्य कोण, किसी एक भुजा को बढ़ा देंगे बाहर की ओर, और जो कोण का निर्माण होगा उसे बाह्य कोण बोलते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि ये जो आंतरिक कोण है इस बहुभुज में, आंतरिक कोण बाह्य कोण के 10 गुना है, ठीक है। क्या है? बाह्य कोण के 10 गुना है। तो हम लोग यहाँ पर बाह्य कोण मान लेते हैं, बाह्य कोण को मान लीजिए x है, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? आंतरिक कोण हो जाएगा 10x। अब देखिए बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा, बाह्य कोण और आंतरिक कोण का, किसी भी समबाहुभुज का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भुजाओं की संख्या ही हम लोग को निकाला है, इसलिए भुजा पता नहीं है कितना है। तो बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम लोग 10x बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री, यानी 11x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर आप लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब बाह्य कोण आ गया x, हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, एक तो रखिए कि देखिए बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण 180 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा में है, देखिए पूरा ये क्या कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कौन से संबंधित, मतलब इसमें जो प्रश्न पूछता है भुजाओं और कौन से संबंधित रिलेशन होता है। बाह्य कोण का योग जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री होगा, जिसका भी प्रयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। बाह्य कोण का योग और आंतरिक कोण का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 100 माने 180, ठीक है। इसमें 3 फॉर्मूला हम लोग यहाँ से याद करेंगे और आगे याद रखेंगे। आगे और भी तो पूछा गया है भुजाओं की संख्या, ठीक है। हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाए, बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी अगर मान लेते हैं n भुजा है, n भुजा है तो n कोण बनेगा। जैसे देखिए 3 भुजा था तो 3 कोण बना, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 भुजा है तो 5 कोण बन रहा है, ठीक है। यानी जितनी भुजाएं होगी उतना ही कोण होगा, और जितना कोण होगा उतना ही बाह्य कोण होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बाह्य कोण या भुजाओं की संख्या n मान लेते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना, मतलब कहने का मतलब वही हुआ कि जितना भुजा होगा उतना कोण होगा, और जितना कोण उतना बाह्य कोण होगा। तो योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो मान लीजिए कि n गुने 180/11 इतना कोणों की संख्या है या भुजाओं की संख्या, एक ही बात है, यही हो जाएगा आपका 360, ठीक है। अब जब n बराबर लिखिएगा 360/180 गुने 11, और इसको जब डिवाइड कर दीजिएगा आपका 22 आ जाएगा, और यहीं पर हो जाएगा भुजाओं की संख्या, n की संख्या। ऑप्शन नंबर आप इसमें लिख सकते हैं सी नंबर, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोग सीखे? 3 चीजें सीखे हैं। बाह्य प्लस आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर होगा, इसीलिए ऐसा होता है। बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, जैसे यहाँ पर एक बाह्य कोण हुआ, यहाँ पर एक बाह्य कोण हुआ, और फिर यहाँ पर एक बाह्य कोण होगा, ठीक है। ये तीनों बाह्य कोण का योग 360 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो बाह्य कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ।
पांचों का योगफल 360 डिग्री होगा, कितना भी बड़ा हो जाए। 1000 भुजा ले लेंगे, फिर भी बाहर का कोण को जोड़ेंगे तो 360 ही होगा, ठीक है। 1 लाख ले लेंगे, फिर भी बाह्य कोण का योग 360 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग, चलिए 22 आंसर आ जाता है।